हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो है कोमा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। कोमा के बारे में हमने जाना कि कोमा होता क्या है, किस तरह की कॉन्शियसनेस के लेवल होते हैं, कोमा किसे कहते हैं, कॉजेज़ क्या हैं और मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। आज हम देखेंगे कि कोमा का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ कोमा में हम बात करेंगे इमीडिएट मैनेजमेंट की, क्योंकि एक बच्चे को जब कोमा की कंडीशन है या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस की कंडीशन है तो जो इमीडिएट मैनेजमेंट है जो कि एक्टिवली किया जाना है, उसमें क्या क्या हमें देखना है, कौन कौन से एस्पेक्ट हमें शामिल करने हैं वो देखते हैं। द इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर ए कोमाटोज चाइल्ड शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। जब एक बच्चा कोमा से सफ़र कर रहा होता है तो उसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट में जिन जिन चीज़ों को शामिल किया जाता है वो निम्न है। द फर्स्ट मैनेजमेंट इज असेस फॉर पेशेंट एयरवे एंड मेंटेन क्लियर एयरवे बाय पोजिशनिंग। सबसे पहला जो काम है वो है एयरवे को एसेस करना। पेशेंट के एयरवे को एसेस करेंगे और एयरवे को क्लियर करने के लिए बच्चे की जो पोजीशन है उसको हेड एक्सटेंडेड कंडीशन में रखेंगे, ताकि जो अपर एयरवे जो है उस बच्चे का वो सही हो जाए और प्रॉपर उसे एयरवे जो है उससे ऑक्सीजन मिले। नेक्स्ट है एसेस ब्रीदिंग पैटर्न एंड मेंटेन ऑक्सीजनेशन बाय यूजिंग 100% ऑक्सीजन थेरेपी। ब्रीदिंग पैटर्न को एसेस करना है और 100% ऑक्सीजन थेरेपी के साथ बच्चे को ऑक्सीजनेट करना है, ताकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी की, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। एसेस सर्कुलेटरी स्टेटस, पेशेंट का जो सर्कुलेटरी स्टेटस है उसे भी हमें एसेस करना है इमीडिएट मैनेजमेंट में, जिसमें कि पल्स और ब्लड प्रेशर को हम देखते हैं। एंड एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी टू रिस्टोर हाइड्रेशन स्टेटस, और बच्चे का हाइड्रेशन जो लेवल है उसको बनाए रखने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हम इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस टू कंट्रोल सीजर एंड हाई फीवर। अगर बच्चे को हमने बात की थी कोमा की कंडीशन में सीजर और कन्वल्जन्स भी देखे जा सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस दी जानी चाहिए। अगर बच्चे को हाई फीवर है, क्योंकि हमने बात की थी सेरिब्रल डिस्फंक्शनिंग की, बच्चे को हाई फीवर की कंडीशन भी आ सकती है, तो उसको भी हमें मेडिकेशंस जो है एडमिनिस्टर करनी है। इफ़ प्रेजेंट एंड टू गिव एंटीडोट्स फॉर पॉइजनिंग। अगर ये जो कोमा की कंडीशन है, ये जो डीप स्लीप की कंडीशन है, वो किसी पॉइजनस सब्सटेंस के इंजेक्शन की वजह से आई है, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर एंटीडोट है वो दिया जाना चाहिए, और स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। और यदि कोमा से एसोसिएटेड कोई कंडीशन है तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग बच्चे को एडमिनिस्टर करवाई जानी चाहिए। एसेस फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड प्रोवाइड मेजर्स टू रिड्यूस आईसीपी बाय द फॉलोइंग। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो लेवल है वो यदि इंक्रीज हुआ है तो उसे भी हमें एसेस करना है, और आईसीपी को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ एस्पेक्ट देख सकते हैं, जिसमें है हेड टू बी केप्ट इन न्यूट्रल पोजीशन विद 15 to 30 डिग्री एलिवेशन। बच्चे के सिर को 15 से 30 डिग्री एलिवेट रखा जाए और बच्चे को न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड किया जाए। एंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, पर्याप्त मात्रा में बच्चे को ऑक्सीजन मिले, उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी हमें यूज करनी होगी। मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हमें काम करना है कि बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। एडमिनिस्टर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, क्योंकि बढ़ा हुआ आईसीपी जो है उसको हम रिड्यूस करने के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे सकते हैं, जिसमें कि मैनिटॉल और फ्रूजेमाइड कॉमनली दिए जाते हैं। यूज ऑफ डेक्सामीथाजोन इन सेरिब्रल इडीमा, सेरिब्रल इडीमा की कंडीशन अगर है, एसोसिएटेड कंडीशन है, तो हमें डेक्सामीथाजोन का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीएसएफ ड्रेनेज में बी यूजफुल इन हाइड्रोसिफेलस, यदि कोमा की कंडीशन हाइड्रोसिफेलस उसका पॉजिटिव एजेंट है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है हाइड्रोसिफेलस, तो सीएसएफ ड्रेनेज जो है, मैं हाइड्रोसिफेलस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीएसएफ को रिलीव आउट किया जा सकता है। उसके लिए बाईपास कंडीशन होती है, शंटिंग की जाती है, तो सीएसएफ का जो ड्रेनेज है उसको हमें ठीक रखना है, ताकि हाइड्रोसिफेलस जैसी कंडीशन से यदि कोमा होता है तो उसको हम पहले से ही प्रिवेंशन में रख सकें। प्रोवाइड सपोर्टिव मेजर्स विद रिडक्शन ऑफ फीवर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन,
सपोर्टिव मेजर के तौर पर हमें एक तो फीवर यदि है तो उसे रिड्यूस करने के लिए काम करना है। बच्चे को अगर पेन हो रहा है तो उसके अवॉइडेंस के लिए हमें देखना होगा। स्ट्रॉन्ग लाइट, यदि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी है उसकी आंखों के सामने तो उसको हमें अवॉइड करवाना होगा। लाउड नॉइज़, और यदि बहुत तेज शोर शराबा है या बहुत ज़्यादा नॉइज उस बच्चे के आसपास है एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस के तौर पर, तो इनका हमें देखना होगा कि बच्चे को काम रखें और प्रॉपर काम एनवायरनमेंट बच्चे को मिले। इंट्यूबेट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब टू रिमूव स्टमक कंटेंट्स टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इंट्यूबेट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब हमें इंसर्ट करनी है टू रिमूव स्टमक कंटेंट्स, ताकि बच्चे के जो स्टमक कंटेंट्स हैं उन्हें हम वापस बाहर निकाल सकें। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ताकि एस्पिरेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और बच्चे का जो एब्डोमिनल जो है एब्डोमिनल भी डिस्टेंट ना हो। मॉनिटर चाइल्ड्स कंडीशन कंटिन्यूसली, लगातार बच्चे की सेहत पर नज़र रखनी है, हमें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना है। एंड मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक मैनेजमेंट फॉर द कोमाटोस चाइल्ड, और बच्चे का प्रॉपर रिकॉर्ड हमें देखना है, रिकॉर्ड फाइल बनानी है उसकी, और प्रॉपरली रिकॉर्ड में सारी चीज़ों को हमें उसमें इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट में हम देखेंगे वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। किस तरह से एज ए नर्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कोमाटोस चाइल्ड। नर्सिंग असेसमेंट इसमें सबसे पहले हम करेंगे। इट शुड बी डन बाय डिटेल हिस्ट्री। सबसे पहला काम असेसमेंट का, आप डिटेल हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, बच्चे का हेड टू टो एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल जो फीचर्स हैं बच्चे के उन्हें असेस करना होगा, अलॉन्ग विद रिव्यू ऑफ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। और जो डायग्नोसिस जो मैंने आपको बताए थे जिनसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कोमा की कंडीशन को, तो उनके साथ साथ आपको फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है। नेक्स्ट इसमें है नर्सिंग डायग्नोसिस। किस तरह से हम नर्सिंग डायग्नोसिस को इम्प्लीमेंट करेंगे। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस ड्यू टू अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि बच्चा कोमा की कंडीशन में है तो बच्चे का अपर एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, तो उसको हमें क्लियर करना होगा ताकि बच्चे का जो ऑक्सीजन जो लेवल है वो प्रॉपर बना रहे, उसका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो शैलो ना हो। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ड्यू टू इनएबिलिटी टू टेक ओरल फीडिंग, क्योंकि बच्चा ओरल फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह से बच्चे में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन आ सकती है। इसके लिए हमें डायग्नोस करना होगा। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिस्टर्बेंसेज ऑफ ब्रेन फंक्शन, क्योंकि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो अल्टर्ड हो गए हैं, इस वजह से बच्चे में हाइपरथर्मिया की कंडीशन को असेस किया जा सकता है। इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्निया, क्योंकि डीप स्लीप की कंडीशन है, बच्चे के जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से कॉर्निया की जो टिश्यूज़ हैं उनकी इंटीग्रिटी इंपेयर हो सकती है। रिलेटेड टू डिमिनिश्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स, क्योंकि बच्चे के कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो हैं वो डिमिनिश हो गए हैं, यानी कि बहुत कम हो चुके हैं। अल्टर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू माउथ ब्रीदिंग, क्योंकि बच्चा जो है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से सफ़र कर रहा है तो माउथ ब्रीदिंग की कंडीशन यहाँ पर देखी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो अल्टर्ड हो सकती है, उसमें सोरनेस भी आ सकती है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट है, कोमा की कंडीशन है, तो पेशेंट जो है वो इमोबाइल है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, इसकी वजह से बच्चे की जो स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। अल्टर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू फूड इंटेक, क्योंकि प्रॉपर फूड इंटेक बच्चे का नहीं हो पा रहा है, इसलिए बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की वो पूरी नहीं हो पा रही है, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी हमें डायग्नोस करना होगा। अल्टर्ड यूरिनरी पैटर्न रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन है, ब्रेन और ब्लैडर के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कंडीशन आ सकती है, इसको भी हमें देखना होगा। बाउल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल इन कोमा, क्योंकि कोमा में न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल जो है बॉडी का वो पूरी तरह से अब डिमिनिश हो चुका है, इस वजह से बाउल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। डेफिकेशन जो प्रोसेस है बच्चे का वो भी यहाँ पर अल्टर होगा, उसके लिए भी हमें काम करना होगा। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू कन्वल्जन्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि बच्चे का कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो पूरी तरह से अल्टर हो चुका है।
साथ में कन्वल्जन की कंडीशन भी यहाँ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को फर्दर इंजरी हो सकती है। उसके लिए भी हमें, जैसे कि हम बेड के साइड जो रेल्स हैं उनको लगा सकते हैं ताकि कन्वल्जन के दौरान बच्चे को किसी तरह की इंजरी ना हो। इनइफेक्टिव फैमिली कॉपिंग रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में हमें ये देखना है, क्योंकि बच्चे की जो फैमिली है वो इस जानलेवा कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो इस कंडीशन को भी हमें असेस करना है और उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी होगी। तो आज हमने मैनेजमेंट में बात की है। सबसे पहले इमीडिएट मैनेजमेंट हमने देखा है, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने असेसमेंट देखा है, और किस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस हमें करने हैं वो हमने देखा है। आगे कोमा का जो मैनेजमेंट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।